एनलाइटनमेंट को समझना है तो आपको सुलह हुदैबिया समझना पड़ेगी। सुलह हुदैबिया इस्लामी तारीख में एनलाइटनमेंट की बहुत बड़ी मिसाल है। इसी तरह आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू, दीवाना, शायर, जादूगर कहा जाता था। भाई इससे पहले ऐसा कहने वालों ने नबी की इंसाइट और नबी की एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। उनके पास ये डाटा ही नहीं था, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। ठीक है, तो साथियों एनलाइटनमेंट होती क्या है? राइजिंग अबव थॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एनलाइटनमेंट की। राइटर ने कहा है कि एनलाइटनमेंट असल में राइजिंग अबव द थॉट है। थॉट के लेवल का, सोच के लेवल से ऊपर निकल जाना, ठीक, इसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो हमें मिलती है वो सुलह हुदैबिया की मिलती है। सुलह हुदैबिया ने मुसलमानों के खिलाफ ही मुआहदा कर लिया, यानी अपने खिलाफ। और जो मुशरिकीन थे, मक्का के लोग थे, मुशरिकीन मक्का, वो इस बात पे इतराते थे कि हमने मैदान मार लिया है, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुआहदा किया है और उनके ख़िलाफ़ ही हमने मुआहदा किया, यानी उन्होंने अपने खिलाफ मुआहदा कर लिया। लेकिन नबी की इंसाइट और एनलाइटनमेंट का लेवल चेक करें। तारीख ने ये साबित किया कि वो तमाम जो लेवल ऑफ थॉट थे वो पीछे रह गए। इवन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तारीख बताती है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हिचकिचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनलाइटनमेंट ने हुक्म दिया कि अपने अपने जानवर ज़िबा करो और एहराम खोल दो, अगले साल हज पे आएंगे, ठीक है, वापस चलें। तो तारीख ये बताती है कि बहुत सारे सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एनलाइटनमेंट के इस जो हुक्म पर के बावजूद वो हिचकिचाए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने में देर की। अब आ जाते हैं बात मजनू वाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा गया, दीवाना कहा गया, शायर और जादूगर कहा गया। तो दोस्तों ऐसा कहने वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाइट को कभी चेक किया ही नहीं था। भाई उनके सामने पहले को नबी आया होता, उन्होंने उसको देखा होता तो उनके पास तजुर्बा होता, ठीक है। उनके पास ये तजुर्बा नहीं था। उनके पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए ईगोइक माइंड था। वो खुद सरदारान थे, खुद अमीर कबीर थे। अब उनकी ईगो उनकी ये अब हर्ट हो रही थी। अब ईगोइक माइंड उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनलाइटनमेंट दिखाई नहीं रहा था, ठीक है। वो रज़ी आबिद साहब ने एक जगह पे बड़ा कमाल बात फरमाई ना। रज़ी आबिद साहब कहते हैं कि वो ना थी ना कि तेरे होते हुए जन्म लिया होता। रज़ी आबिद साहब फरमाते हैं कि रज़ी आबिद साहब ने कहा कि ना, शुक्र है कि हम उनके होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम पैदा नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनलाइटनमेंट और इंसाइट इतनी आला थी कि अगर खुदा ना खास्ता हम उनके दौर में होते तो हम अबू जहल के खाने में होते, हम उसकी पार्टी में होते, ठीक है। हज़रत अमर बिन आस वाला वाक़या आपने उनकी सारी ज़िंदगी का वाक़या देखा ना, तो ऐसा होता है। इसलिए साथियों जहाँ पे नो माइंडेडनेस शुरू होती है, जहाँ पे सोच ख़त्म होती है, सोच की परवाज़ जहाँ पे ख़त्म होती हैं, वहाँ पे एनलाइटनमेंट का आगाज़ होता है, ठीक। अब आ जाते हैं कि ईगोइक माइंड क्या है। ईगो क्या है? फॉल्स परसेप्शन, आवर फॉल्स सेल्फ, हमारा अपने बारे में रॉन्ग जो कंसेप्ट, रॉन्ग परसेप्शन, वो ईगो है। ईगो हमें हमारे बारे में एक रॉन्ग परसेप्शन देती है। अच्छा ईगो है क्या, बनती कैसे है, ये कंडीशन कैसे होती है? शायद देखो इसको हमारा माहौल कंडीशन करता है।
हमारा कल्चर कंडीशन करता है, हमारा कल्चर हमारी ईगो को जनरेट करता है, बनाता है, हमारा माहौल हमारी ईगो को बनाता है। ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हमारी फाल्स सेल्फ होती है, और इसको पहचानना है तो इसका एक और आसान तरीका ये है, ईगो कभी भी प्रेजेंट की बात नहीं करेगी। ईगो या तो पास्ट की बात करेगी या फ्यूचर की बात करेगी, ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं करेगी। जैसे हमारा ईगोइक माइंड देखो मिल्लत इस्लामिया का है, ठीक है, हम जब भी बात करेंगे तो अपने आबाओ अजदाद की बात करेंगे, अपने इस्लाफ की, कि वाह उन्होंने मार के मारे, उन्होंने कमाल कर दिया, उन्होंने दुनिया भर में 3-3 4-4 बर्रे आदमों के मालिक बने, ठीक, ये हमारा पास्ट है। इसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम ज़मीनों आसमान के कलाबे मिलाएंगे, हम ये कहेंगे कि हमने आखिरकार हमने ही इस दुनिया को फतह करना है, मुसलमानों ने ही गालिब होना है, मुसलमानों ने ऐसा करना है, ठीक। हम अपनी इंशाल्लाह हम करेंगे भी, लेकिन हम क्या करेंगे, फ्यूचर में रहते हैं। अब ये हमारी ईगोइक माइंड है, हमारा ये ईगो है। प्रेजेंट में हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ईगो डज नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में ईगो एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में ईगो एग्जिस्ट करेगी तो वो ईगो तो नहीं रहेगी, वो आपका ट्रू सेल्फ होगा, और ट्रू सेल्फ में आप अभी कुछ भी नहीं है, यू आर मोर देन नथिंग, ठीक है ना। तो सबसे ज़रूरी बात ये आ गई, देखो ईगो हमें ये सिखाती है कि अगर फलां बंदा ऐसे से ऐसे हो जाए और वहाँ से ऐसे हो जाए तो बहुत मज़ा आए। यानी हमने अपनी कामयाबियों, अपनी खुशियों को कंडीशन किया होता है। हम अपनी खुशियों को दूसरों के यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होने तक रोक के रखते हैं। ये हमारा ईगोइक माइंड है। साथियों, ईगो को समझना बड़ा आसान है। इसका एक ही काम है, इसको मैं बोलता हूँ OTR, या राइटर ने बोला है वॉचिंग द थिंकर। यानी आप ये सोचें कि देखें कि सोचने वाला क्या सोच रहा है। सपोज मैं ईगोइक माइंड के साथ सोचता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब मैं किसी सोच में पड़ गया हूँ, तो राइटर ने ये कहा है, द पावर ऑफ नाउ के राइटर ने ये कहा है कि आप जो सोच रहे हैं ना, इसको वॉच करें कि आप क्या सोच रहे हैं। शुरू में ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, उसने कहा वॉच द थिंकर, ठीक। इसको मैंने OTR बना दिया। मैं बताता हूँ कि OTR क्या है। राइटर ये कहता है कि वॉच द थिंकर, सोचने वाले को वॉच करें, यानी अपनी सोचों को वॉच करें कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आप इस कदर नेगेटिव भी सोचते हैं, है ना। देखो, इससे पहले हमने एक बात की थी कि हमारा माइंड हमें इस्तेमाल करता है, ठीक। हमें लगता है कि हम अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं और तरक्कियां कर रहे हैं, हम किसी जगह पे पहुंच रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और उस एफर्ट का रिजल्ट हमें मिल रहा है। लेकिन राइटर ये कहता है कि नहीं, मेजॉरिटी में हमारा माइंड हमें यूज़ करता है। अच्छा, ये मुश्किल बात थी, मुझे अभी थोड़ी थोड़ी समझ आई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब हम साथियों सोचते हैं ना, रेपिटेटिव थिंकिंग वाले प्रोसेस में रहते हैं, इंसेसेंट थिंकिंग में रहते हैं, बार 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 सोच रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, जब हम बार बार सोचते हैं तो हम अपनी वाइटल एनर्जी का लॉस कर रहे होते हैं। सोचें हल्कान करती हैं। सोचिएगा, कहते हैं चिंता नाम चितादा, यानी सोचना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने मर जाना है, मरना है, मौत के बराबर है। तो उसने कहा कि आप क्या करते हैं, जब आप सोचते हैं तो आपकी वाइटल एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो माइंड आपकी वाइटल एनर्जी को यूज़ कर रहा होता है, और ईगो आपके माइंड से वो वाइटल एनर्जी यूज़ करवा रही होती है। और इसके बाद अगली बात कहूँ जो मैंने OTR कहा था, OTR, ऑब्जर्व द थिंकिंग रिकॉर्ड, ठीक है, ऑब्जर्व द थिंकर रिकॉर्ड। साथियों, एक छोटा सा चार्ट बनाएं अभी, ठीक, एक 3-4 कॉलम बनाएं, उसमें डेट लिखें, उसमें डिटेल लिखें,
और आगे आप क्या सोच रहे थे? आप एक दिन में अगर 4-5 मरतबा भी अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे ना, तो ये आप OTR पूरा कर रहे हैं, यानी ऑब्जर्व द थिंकिंग रिकॉर्ड। आप ये रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि आप इसको 5 से 7 दिन 4-4 5-5 मरतबा नोट कर लें। आप यार मैं इतना नेगेटिव सोचता हूँ, ये नेगेटिव ये सोच आ रही है, ये आ रही है। आप इजीली इस एडिक्शन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने इगोइक माइंड जो चोर हैं, आपकी वाइटल एनर्जी जो है चोरी कर जाता है, अब आप उसको देखना शुरू हो गए हैं। आप उस थिंकर को, उस चोर को जो आपकी वाइटल एनर्जी चोरी करता है, यूज़ करता है, आप उसको देखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आप OTR पे अमल कर रहे हैं। ठीक, तो वाचिंग द थिंकर आज का सबसे बड़ा लेसन यही था। शायद द पावर ऑफ नाउ का पूरा एनालिसिस ही ये है, पूरा थीसिस ही ये है कि वाचिंग द थिंकर। आपने थिंकर को वॉच करना है, यानी खुद को वॉच करना है कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक साथियों, अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी सोचने वाली और इगोइक माइंड वाली सारी एक्टिविटी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, यानी आप एनलाइटनमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। जब आप एनलाइटनमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, तब आप निखरना शुरू हो जाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी में निखार आना शुरू हो जाएगा, तब आप एनलाइटन्ड होना शुरू हो जाएंगे। यही हमारा मत में नज़र है। साथियों, आप देख रहे थे इल्म की बातें। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, और फिर इसका असर देखिएगा। फिर देखिएगा कि ये ज़िंदगी आपको कितनी आसान और पुरसकून लगती है। जी जज़ाकल्लाह जी।